आपको कितना रिटर्न मिलेगा? अगर आप भी इन्हीं तमाम सवालों से परेशान हैं तो पेश है आपका फाइनेंशियल गाइड योर मनी, जहां पर हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह कहां निवेश करें और सबसे ज्यादा रिटर्न आपको कहां से मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। देखते हैं क्या है खास आज योर मनी में। एनपीएस में निवेश अब और लचीला, इक्विटी में पैसा लगाने के अब 2 नए विकल्प। मैच्योरिटी पर पीपीएफ से पैसा निकालें या बने रहें। डेट फंड में निवेश करें या बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराएं। तो इन तमाम मुद्दों पे आज होगा योर मनी का फोकस और आज हमारे साथ है वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत चिस्तिकी। हेमंत जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे रिटायरमेंट के लिए सबसे मशहूर और सबसे यूजफुल बताए जाने वाला बदलाव ये है कि आप 35 साल की उम्र तक या तो 75% या तो 25% निवेश इक्विटी में कर सकते हैं और दूसरा ये कि आपका जो न्यूनतम निवेश है एनपीएस में उसको 6,000 की बजाय आप 1,000 पर फिक्स कर दिया गया, यानी मिनिमम अमाउंट अगर आपको निवेश करना है तो एनपीएस में आप 1,000 रुपए का कर सकते हैं। लेकिन चलिए इन दो फीचर्स के बाद भी क्या एनपीएस अब एक अट्रैक्टिव प्रोडक्ट हो पाएगा, यानी क्या वो निवेशकों को आकर्षित कर पाएगा, क्या इसमें निवेश बढ़ेगा, रिटायरमेंट के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है एनपीएस, इस पे करते हैं बात विस्तार से। सबसे पहले इक्विटी में हम कहते हैं कि अगर रिटायरमेंट प्रोडक्ट में अगर आप समय रहते निवेश कर ले, जैसा कि एनपीएस एक प्रोडक्ट है और इक्विटी का अगर आपका नजरिया बहुत ज्यादा है, अगर आप अपना एलोकेशन उसमें ज्यादा रखते हैं तो आपको फायदा होगा। शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए इक्विटी कंपोनेंट को बढ़ाने का विकल्प इंट्रोड्यूस किया है एनपीएस में। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए कविता, अगर आप एनपीएस को एनालाइज करें एज ए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, स्पेशली क्योंकि इसमें काफी इंपॉर्टेंट गोल है लोगों का जो जुड़ा रहता है वो है रिटायरमेंट। इस प्रोडक्ट में अगर आप देखें पीएफआरडीए ने कुछ समय से काफी बदलाव किए हैं उसके अंदर। हरदम उनकी कोशिश है किसी ना किसी तरीके से इसको और ज्यादा पॉपुलर बनाया जाए, ऐसा बनाया जाए कि इसके ज्यादा से ज्यादा लोग इसको एक्सेप्ट करें। तो आई थिंक उसी दिशा में एक और कदम है कि पहले क्या था कि आपका जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इक्विटी में हो सकता था वो सिर्फ 50% था। बिल्कुल। अब ये देखा जा रहा था कि जितने भी यंग लोग जो है, यंग सब्सक्राइबर जो हैं, उनको इक्विटी में एक्सपोजर ज्यादा होना चाहिए और जब दूसरी ऑप्शंस हैं वहां पे वो 100% भी जा सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये एक नया कदम लिया है कि नई ऑप्शन बनाई है कि जिसको एग्रेसिव ऑप्शन कहा जा रहा है, जिसमें 75% तक आपका जो पैसा 35 साल की उम्र तक वो इक्विटी में जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप उसको एनालाइज करें तो इसका मतलब ये है कि जो यंग सब्सक्राइबर हैं, जिनके पास समय है, जो चाहते हैं कि रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा सा गोल बनाए, बड़ा ऐसा रिटर्न हो जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। और दूसरी ऑप्शन उन्होंने बनाई है कंजर्वेटिव ऑप्शन जो है, जहां पे क्योंकि पहले एक ही ऑप्शन था, मैक्सिमम एलोकेशन आपका 50 था। 50%। अब अगर वो 50% तक अगर जा रहे हैं फंड मैनेजर, तो अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आप उसको कैप नहीं कर पा रहे थे, यानी आपको ना चाहते हुए भी 50% का एक्सपोजर लेना था। दूसरी तरफ अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आपके पास मौका नहीं था कि उसको 50 से बढ़ा सके। तो आई थिंक दोनों जो एंड है उनको उन्होंने टैकल किया है। जो एग्रेसिव है, जो ज्यादा एक्सपोजर चाहते हैं, उनको 75% दिया है। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर आप चाहते हैं कि 25 के ऊपर ना जाए, तो आपके लिए एक नई ऑप्शन बनाई है जिसको बोलते हैं कि कंजर्वेटिव ऑप्शन है। तो जो तीसरी ऑप्शन थी पहले, उसको उन्होंने अभी उसको मॉडरेट ऑप्शन, 3 ऑप्शन है आपके पास। जिस तरह का भी इक्विटी एलोकेशन चाहें आप यहाँ पे मिल सकता है। तो हर तरह के निवेशक को यहाँ पर निवेश करने का विकल्प दिया जा रहा है एनपीएस में। लेकिन क्या आपको लगता है कि 35 साल की उम्र को थोड़ा सा और बढ़ाया जा सकता था? क्योंकि अगर हम रिस्क जोखिम लेने की क्षमता की बात करें तो 35 साल ही नहीं, कम से कम 45 तक, रिटायरमेंट के थोड़ा साल पहले तक अगर आप इक्विटी में निवेश करते हैं तो भी कोई खास रिस्क फैक्टर उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। देखिए कविता, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो एक्टिव ऑप्शन होती है जहां पे आप खुद डिसाइड करते हैं क्या एसेट एलोकेशन होगा आपका, और दूसरा जो ऑटो चॉइस है जिसको लाइफ साइकिल फंड कहा जाता है। अब ये जो चेंजेस, बदलाव जो हुए हैं सिर्फ लाइफ साइकिल में हुए हैं, यानी अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर हैं, आप चाहते हैं खुद से डिसाइड करने के लिए, आपकी जो कैप है अभी भी 50% है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। अब आप बात कर रहे हैं यहाँ पे लाइफ साइकिल की। 35 साल की उम्र तक आप कह रहे हैं अगर आप एग्रेसिव हैं तो 75%, अगले साल से 55 की उम्र तक 3% आपका एलोकेशन कम होता जाएगा। मुझे लगता है कि 35 से 45 की उम्र आपकी ऐसी है कि जहां पे आप और कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो और लंबा समय भी उसको खींच के इक्विटी में ले जा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जब आप उसको कम करते हैं, वो ऐसे समय पे जब आप एलोकेशन ज्यादा कर सकते हो, तब आपका थोड़ा एलोकेशन जो है इक्विटी में कम हो रहा है। आपकी कैपेसिटी बढ़ रही है लेकिन आपका जो एलोकेशन है वो इक्विटी में कम हो रहा है। तो ये बेसिक लेकिन ये कमी है इसमें डेफिनेटली, बट कहीं ना कहीं एटलीस्ट वो शुरुआत है कि आप 50 से बढ़ के 75 तक गए। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि इससे सारी जो इश्यूज थे, जो प्रोडक्ट को जो आने चाहिए थे, वो सारे इश्यूज यहाँ पे
डेफिनेटली टैकल नहीं हुए, क्योंकि 35 साल से अगर आप 55 की उम्र तक जाएं तो ये इक्विटी 75 से घट के 15% पे आ जाएगा। तो क्लियरली मुझे लगता है, जैसा आपने कहा, 10 साल तक इसको और बढ़ाया जा सकता था, और 75 को मुझे भी लगता है आगे जाके शायद इसको और बढ़ाया जाए, बट कहीं ना कहीं ये डेफिनेटली स्टेप ऐसा है, इनको इस पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन इसी के साथ एक और बदलाव ये है कि अब आप एनपीएस में 1000 रुपए से भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। ये एक काफी इंकरेजिंग फैक्टर है। देखिए, ये जो आपका जो बेस है फंड का, वो बढ़ा देगा। अगर आपको लगता है कि 6000 रुपए आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, आपको लगता है आप सिर्फ 1000 या 2000 इन्वेस्ट कर सकते हो, तो उन लोगों के लिए आज ये पॉसिबल होगा कि वो एनपीएस में इन्वेस्ट कर पाए। लेकिन हम ये ना भूलें कि आप इंपॉर्टेंट गोल रिटायरमेंट की बात कर रहे हो। अगर आप 500 रुपए, 1000 रुपए से शुरुआत कर सकते हो, लेकिन उससे जो आपको कॉर्पस चाहिए वो नहीं बनेगा। तो मुझे लगता है शुरुआत के लिए ठीक है। आप चाहते हैं कि ज्यादा लोग जो है वो एनपीएस में अट्रैक्ट हो, वहां तक ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन हर इन्वेस्टर को ये समझना होगा कि अगर उन्हें कुछ मीनिंगफुल कॉर्पस बनाना है, ऐसा कॉर्पस बनाना है जहां पे वो सपना देख सकें, सोच सकें कि अच्छी रिटायरमेंट मिले, तो वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अमाउंट को बढ़ाना होगा। सिर्फ ये कि आज वो कन्वीनियंट हो गया करके वहां पे ना छोड़ दें। शुरुआत कीजिए, एंटर करने के लिए आपको ईजी हो गया है, आपकी मनपसंद जो एलोकेशन आपको चाहिए वो भी मिल रही है। लेकिन जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करें वो ध्यान रखना चाहिए उनको कि इन्वेस्टर्स को कितना पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। सिर्फ मिनिमम अमाउंट देख के इन्वेस्ट करने से शायद काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि रिटायरमेंट के लिहाज से क्या केवल एनपीएस ही ऐसा विकल्प होना चाहिए? अब चूंकि इतने बदलाव हम देख रहे हैं, आने वाले समय में हो सकता है इसको और लचीला बनाने की कोशिश की जाएगी। जो एक टैक्स इम्प्लीकेशन है इस प्रोडक्ट में, वो अभी भी बहुत बड़ी दुविधा है। क्या लगता है आपको कि अगर मैं पूरे पोर्टफोलियो की डिजाइनिंग की बात करूं, खासतौर से रिटायरमेंट एज अ गोल को लेकर, क्या एनपीएस काफी होगा? मेरे लिए अभी भी ये नंबर 1 ऑप्शन नहीं है। उसका कारण ये कि हालांकि मैंने जैसा कहा पिछले कुछ सालों में काफी बदलाव हुए हैं इसके अंदर, लेकिन देखिए क्या है, रिटायरमेंट कॉर्पस बना रहे हैं, अगले 15, 20, 25 साल के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 2-3 प्रॉब्लम है एनपीएस के अंदर। एक तो ये है कि मैच्योरिटी के टाइम 60 साल की उम्र के बाद जब आप पैसा लेंगे तो 40% आपको कंपलसरी एन्युटी लेना है। मतलब जहां पे मुझे 5 या 6% रिटर्न मिलेगा वो भी टैक्सेबल है, तो मैं बन जाता हूं एज एन इन्वेस्टर कि मैं उसके आगे नहीं देख सकता हूं। 40% मेरा टैक्स फ्री है, 20% जो है फिर से मुझे टैक्स लगेगा। तो मतलब इतने साल के बाद मैं टैक्स दे रहा हूं, जबकि मेरे पास और दूसरी ऑप्शन है। अगर मैं जैसे म्यूचुअल फंड की, अगर मैं पेंशन फंड्स की बात करूं, जहां पे अगर मैं ऐसे फंड्स भी एटलीस्ट 2 आज की डेट में, जहां 100% मैं इक्विटी में जा सकता हूं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैं खुद रीबैलेंस कर सकता हूं, और आज के जो टैक्स लॉज हैं उसके हिसाब से जो मैच्योरिटी पैसा मुझे मिलेगा वो मुझे टैक्स फ्री मिलेगा। और वहां पे एक और ऑप्शन है मेरे पास, एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। मैं बिना उसको छुए मैं फंड को इंस्ट्रक्शन दे सकता हूं कि मुझे हर महीने 10,000 या 15,000 का आप रिडम्पशन करके मुझे दे दीजिए, तो मैं जितना चाहूं उतना पैसा उससे निकाल सकता हूं। रिटर्न्स मेरे टैक्स एफिशिएंट होंगे। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं एनपीएस के अंदर, जिनको मुझे लगता है आगे जाके डेफिनेटली एड्रेस करना होगा, अगर चाहते हैं कि एनपीएस जो है वो नंबर 1 चॉइस बने उन इन्वेस्टर्स के लिए जो रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं। बिल्कुल, रिटायरमेंट की हम यहाँ बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम टैक्स फ्री ही सारा पैसा चाहेंगे। लेकिन इसके अलावा मुझे बताइए कि जब से ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तब से लेके अब तक जिस तरह से हमने बदलाव देखे हैं, क्या भविष्य में हम कोई उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें और भी बदलाव आएंगे और ये अट्रैक्टिव प्रोडक्ट बन जाएगा? देखिए, देखना पड़ेगा कि सरकार की सोच क्या है। अगर जैसे बीच में एक बार जो कुछ स्टेप लिए गए थे कि ईईटी होगा, एग्जाम्प्ट और टैक्स, अगर हम उस दिशा में जा रहे हैं तो शायद ये ऐसा रहे, बाकी जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वहां पे बदलाव देखने को मिलेगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि इसमें बदलाव आए, ये भी हो सकता है कि जो दूसरे ऑप्शन हैं जो टैक्स फ्री हैं आज, वहां पे थोड़ा टैक्स आ सकता है। बट ये ऑब्वियसली टफ डिसीजन है, सरकार को बहुत सोच समझ के देना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों तरफ की पॉसिबिलिटी है। ये नहीं कह सकते कि सिर्फ बदलाव जो है एनपीएस में आएगा और वो टैक्स फ्री होगा। मुझे लगता है ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अलग जो बाकी ऑप्शन है जहां पे आपको टैक्स फ्री रिटर्न मिल रहा है वो कहीं ना कहीं जाके थोड़े वो टैक्सेबल हो सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे रिटायरमेंट के लिहाज से अगर आप भी एनपीएस में निवेश करना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 बड़े बदलाव जिसको आपको ध्यान में देना चाहिए। अभी आप इक्विटी में निवेश कर सकते हैं और 35 साल की उम्र तक 75%, अगर आप थोड़े से अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, अगर आपके अंदर जोखिम लेने की क्षमता है तो 75% तक का निवेश आपका इक्विटी में हो सकता है। और अगर आप नहीं लेना चाहते हैं कोई भी रिस्क, आप जोखिम की क्षमता नहीं रखते हैं लेने की, तो आप 25% तक अपने निवेश को इक्विटी में कैप कर सकते हैं। साथ ही अगर आप बड़ा अमाउंट नहीं निवेश कर सकते हैं, क्योंकि पहले जो मिनिमम अमाउंट था, न्यूनतम राशि थी, वो 6,000 रुपए की थी, अगर आप उतना निवेश नहीं करना चाहते तो अब पीएफआरडीए ने यहां पर ग्राहकों को एक और विकल्प दिया
दिया है, जहां पर निवेशक 1000 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं एनपीएस में निवेश की। जैसे कि हमने चर्चा भी की, रिटायरमेंट के लिहाज से केवल एनपीएस ही एक विकल्प नहीं होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, आपको और भी विकल्प अपनाने चाहिए, जिसमें अगर आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी म्यूचुअल फंड का रास्ता अपना सकते हैं, अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं तो। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इसके बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। बने रहें।